गौरा बादल चरित चौपाई जो आचार्य हेमरतन द्वारा लिखी गई है। कल हमने इसके कथा क्रम के संबंध में कुछ चर्चा की थी और कथा के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। अब मूल पाठ को बाद में देखेंगे। अभी अलग विभिन्न चरणों में इस मूल कथा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने इस कथा के प्रारंभ को देखा था, जिसमें कवि के मंगलाचरण है, कथा का प्रारंभ है, उसके पश्चात चित्तौड़ वर्णन किया गया है और राजा रतन सेन और पटरानी का वर्णन है। और पटरानी के वर्णन के बाद राजा के भोजन का प्रसंग है, जहां रानी प्रभावती जो है जब भोजन के लिए निमंत्रित करती है, राजा रतन सेन आते हैं और राजा रतन सेन यह बात कहते हैं कि मुझे भोजन पसंद नहीं आया। तब रानी अभिमान से कह देती है, जाओ, मेरा भोजन पसंद नहीं आता है तो आप किसी पद्मिनी से विवाह करके आ जाओ, वही आपको भोजन करवाएगी, मैं तो आपको भोजन करवाना नहीं जानती। और राजा रतन सेन क्रोधित होकर उसी समय भोजन छोड़कर उठ जाते हैं और ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं पद्मिनी से विवाह करके आऊंगा, उसके पश्चात ही भोजन करूंगा, उसके पश्चात ही महल में रहूंगा, उसी पश्चात ही सेज में सोऊंगा, नहीं तो गिरी कंदरों में ही रह जाऊंगा। और यह संकल्प करके अपने एक सेवक को साथ लेकर बिना किसी को कुछ भी बताए वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। सेवक के पूछने पर वह बताते हैं कि अपने को पद्मिनी की तलाश में चलना है और पूछा है पद्मिनी कहाँ मिल सकती है। सेवक कहता है मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल यह जानता हूं कि अपने पाप यथेष्ट धन्य, आपको इस संबंध में किसी प्रकार की चिंता नहीं करती है, अपन चल सकते हैं जहां। आज हम इस प्रसंग से आगे के प्रसंग को देखते हैं। राजा बहुत दूरी तय कर लेता है, लेकिन जाना किस तरफ है ये उसे ज्ञात नहीं है। पद्मिनी कहाँ है ये भी उसे ज्ञात नहीं है, किस दिशा में जाना है यह भी उसे ज्ञात नहीं है। और राजा एक स्थान पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठते। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे राजा जाकर बैठते हैं और राजा के पास एक पथिक आता है। वह भूख प्यास से व्याकुल है, मूर्छित अवस्था में है, भूख प्यास से त्रस्त है। उसका अपना अमल जो है, अफीम जो रास्ते में साथ रखते थे यात्रा करते समय, वो भी समाप्त हो चुका था और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था, अर्धमूर्छित चेतना अवस्था में था। वह सोच रहा था रास्ते में मुझे कोई मिले, लेकिन रास्ते में उसे कोई भी नहीं मिलता। और तभी उसे यह राजा रतन सेन और उसका यह सेवक दिखाई देते हैं और वह राजा के चरणों में आकर गिर जाता है। राजा रतन सेन उस पथिक को देखते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे अफीम खाने के लिए देते हैं और हवा वगैरह करके शीतल उपचार करते हैं और उसकी चेतना को वापस लौटा देते हैं। जब वह पथिक वापस होश में आता है, तब राजा रतन सेन के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता है और यह कहता है, यदि आज आप नहीं मिलते तो शायद मैं मर ही जाता, मेरा जीवन ही समाप्त हो जाता। आपने मुझे
दूसरी बार जीवन दिया है। राजा को वह कहता है कि आप मेरे लायक मुझे कोई काम बताएं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। तब राजा उससे पूछते हैं, हे पति, तुमने तो अनेक देशों की यात्रा की है, अनेक मार्गों की यात्रा की है, अनेक राज्यों की यात्रा की है, तुम्हें कहीं ऐसा राज्य या स्थान का पता है जहां तुमने पद्मिनी के बारे में सुना हो, देखा हो, जानकारी हो, वह स्थान मुझे बताओ। तब उस समय जो प्रसंग है, जो वार्तालाप है, वो बता रहा हूं मैं आपको। राजा पूछता है, पुहवी फिरंतई तई पद्मणि, कई नारी कठई सुनी, तवते जंपई सुन मुझ धनी, संघल दीपी घनी। संघल द्वीप जो है वहां बहुत पद्मिनी रानी है, और वह सिंगल द्वीप जो है दक्षिण दिशा में है, और जितने भी दक्षिण दिशा में द्वीप है उन द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ द्वीप है, वह कहता है, सगला दीपा माही प्रदीप। लेकिन समस्या क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत समुद्र की दूरी को तय करना पड़ेगा। उसको जाने के लिए समुद्र आड़े आता है, और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति वहां जा नहीं पाता, वहां पद्मिनी तक नहीं पहुंच पाता। राजा जब पथिक की इस बात को सुनता है तब वो बहुत प्रसन्न होता है, और मन ही मन में इस पथिक के प्रति आभार ज्ञापित करके सिंगल द्वीप जो वो बताता है दक्षिण दिशा की ओर, उस तरफ अपने घोड़े को मोड़ देता है। दोनों ही राजा और उसका सेवक खवास, दोनों के ही घोड़े पवन वेग से उड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर आते। अनेक नगरों, पाटन, पुरों, राज्यों को पार करते हुए, देखिए कवि ने क्या लिखा, अखलित गति उल्लंघी में, बिना रुके हुए, अस्खलित हुए, बिना रुके हुए वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। आगे जाकर समुद्र के किनारे जब रुकते हैं, देख रहे हैं अपार समुद्र, और वह समुद्र में लहरें किलोल कर रही है, लहरें घूम रही है, चारों ओर पानी ही पानी। ऐसा लगता है कि पवन के अलावा तो वहां कोई जा ही नहीं सकता, हवा के अलावा तो वहां कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। और हवा भी इतना, उस जल का वेग तेज है कि हवा भी जाने से मानो डर रही हो, और उस स्थान पर मनुष्य का जाना कैसे संभव होगा। जीवन में जो इच्छा है, जो संकल्प है, वो उसे लगा कि असंभव जैसा लग रहा है। इस पानी को तो इस जीवन में तो पार करना बहुत मुश्किल है। यह समुद्र इतना गहरा, और इस समुद्र को कैसा पार किया जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे जगदीश, क्या कहा है, हे वो जगदीश करी जय किसु, हे भगवान मैं क्या करूं। उसके मन में दो चिंता है, दो बातें। वो बात काय की है, एक तरफ वो प्राप्त करना चाहता है पद्मिनी को, पद्मिनी की चिंता, दूसरी चिंता समुद्र की चिंता। और उसे देखिए, रचनाकार यहां लोकोक्ति का उदाहरण देता है कि जो चीज हमें जितनी प्रिय होती है वह उतनी ही हमसे दूर होती है।
क्या लिखा, नई पिण ऊंडी गुड़ पिण मीठ ए उखाणो आज्ञा। जो चीज हमें जितनी मीठी लगती है, जितनी प्रिय लगती है, उसे प्राप्त करने में हमें उतनी ही कठिनाई आती है। कवि लिख रहा है यही उक्ति राजा रतन सेन के सामने। अगर वह पद्मिनी को छोड़ता है तो जो संकल्प लिया, समुद्र से डरता है, पद्मिनी को छोड़ना पड़ेगा। और पद्मिनी के लिए संकल्प करता है, उसके लिए जाना चाहता है, तो समुद्र से संघर्ष करना पड़ेगा। दोनों में से एक से तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा। वह चिंता करता, मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं कि मैं पद्मिनी तक पहुंच सकूं इस समुद्र को पार करने के पश्चात। बहुत चिंता करने के बाद उसके सामने, और वह समुद्र के किनारे घूम रहा है, तभी समुद्र के किनारे घूमते हुए राजा रतन सेन को एक योगी के दर्शन, एक सन्यासी के दर्शन, और उस सन्यासी ने पवन की साधना की। पवन की साधना यानी पवन में, हवा में उड़ने की साधना की। और वह सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं, वह गुणों का भंडार है। राजा रतन सेन उस सन्यासी का तेज, उसकी बल, उसकी यौगिक शक्ति को पहचान लेता है और राजा उसके जाकर चरणों में प्रणाम करता है और उसके चरणों में अपने सिर को रख देता है। और वह उस समय कहता है कि हे स्वामी, मुझे तो सिंगल द्वीप जाना है और मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद मेरी कुछ समस्या का समाधान होगा। और हे स्वामी, जो कुछ आप सेवा चाहते हैं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैंने बहुत दिन कष्ट देखे हैं और मुझे पद्मिनी नारी के पास जाना है और मुझे सिंगल द्वीप जाना है। बार बार विनय करने के बाद वह दंडवत हो जाता है। उसके इस विनय प्रार्थना को सुनकर वह योगी प्रसन्न हो जाता है और अपनी आंखों को खोलता है और आंखों को खोलकर प्रसन्नता के साथ राजा रतन सेन को कहता है, आओ राजा रतन सेन। रतन सेन भी चौंक जाता है, वह ये सन्यासी मुझे अपने नाम से बुला रहा है। आओ राजा रतन सेन, और इस प्रकार उसके नाम से संबोधित करके उस सम्मान देता है और कहता है, हे राजा, अब तुम मेरे स्थान पर आ गए हो। अब तुम्हें इस जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मन में तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूं। मैं आकाश में उड़ने की विद्या को जानता हूं। तुम्हारी सब समस्या का हल हो जाएगा। और इतना कहकर वह अपनी विद्या का स्मरण करने लग जाता है। जब योग साधना से वह विद्या का स्मरण करता है, तब वह दोनों ही हाथों में राजा रतन सेन और उसके सेवक दोनों को ही अपने बाहों में ले लेता है और वह सिंगल द्वीप की तरफ प्रस्थान करता है उड़ने के लिए। और जैसे ही सिंगल द्वीप के नगर के पास जाते हैं, उनको भूतल पर उतारता है और वो योगी सन्यासी अलोप हो जाता है। राजा उस द्वीप को देखकर बहुत प्रसन्न होता है
उस नगर में, नगर के बाहर बहुत कोलाहल है, वाणिज्य चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और वो देखता, यह स्थिर भी करता है कि यह सिंगल द्वीप ही है, और उसने अपने मन को तसल्ली भी दी, हाँ मैं सही स्थान पर पहुंच गया, और लगा कि हाँ यहाँ पर आना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो कोई बिरला ही व्यक्ति पहुंच सकता है। तब उस नगर के प्रहरी के पास में जाता है, और नगर के प्रहरी के पास जाकर पूछता है ये क्या स्थान है, क्या है। तब वह उस गढ़ का, उस नगर का प्रहरी अपने राजा, अपने राज्य की प्रशंसा का गुणगान करता है, और वह पद्मिनी के बारे में भी बताता है कि इस राजा के एक बहन है जो प्रत्यक्ष पद्मिनी है, और इस पूरे भूलोक में, त्रिलोक में, त्रिभुवन में उसके जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं है। यह जो स्त्री है, पद्मिनी जो है, वह हमेशा एक ही बात कहती है, जो मेरे भाई को जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगा। और प्रहरी इस बात को भी बता देता है कि आज दिन तक तो कोई भी व्यक्ति इसके भाई को नहीं जीत पाया है। और यह भी स्पष्ट होता है, युद्ध की बात नहीं है, शतरंज का खेल, और जो उसके भाई को शतरंज के खेल में हरा देगा वह उसके साथ विवाह करेगा। और उस राजा ने भी यह संकल्प किया हुआ है, जो व्यक्ति मुझे शतरंज में हरा देगा उसे मैं अपनी बहन पद्मिनी का विवाह करूंगा, और उसे इतना दूंगा मैं धन संपत्ति कि मैं उसे अपना आधा राज्य, आधा भंडार दे दूंगा, अपनी बहन का विवाह भी कर दूंगा, और मेरी बहन प्रत्यक्ष पद्मिनी है, उसे उसका विवाह करके बहुत सिरोपाव पहरावनी आदि दूंगा। और यह भी कह देता है कि राजा ने कहा ये मेरा वचन जो है ना अविचल है, इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं, या तो युद्ध करो या शतरंज खेलो। राजा कहता है हाँ मैं युद्ध तो नहीं करूंगा लेकिन शतरंज खेलूंगा। जब राजा रतन सेन सिंगल द्वीप के राजा के यहाँ जाता है तब उनके आपस में बात होती है। राजा कहता है आप जो चाहे वो चाल ले, मैं शतरंज में किसी से हारता नहीं हूं। यह बात राजा के पास सेवक जाकर राजा से कहता है कि एक जना आया है और वह यह बात कह रहा है कि जो आप चाल खेले वो खेले, मैं आपके साथ शतरंज खेलना चाहता हूं। राजा इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और राजा रतन सेन उस प्रहरी के माध्यम से बुलाता है, बुलाकर उसे आसन देता है, बहुत सम्मान करता है, और यह भी निश्चय हो जाता है कि वे दोनों आपस में शतरंज खेलें। दोनों ही शतरंज खेलने के लिए बैठे हैं। कवि वर्णन करता है, बैठा बेही रमवा भणी जानी की सिसहर ने बनी। दोनों इस प्रकार बैठे हैं मानो एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है, और उन दोनों के पास बैठी हुई है पद्मिनी, कोमल कमल वदन कामिनी। पास ही बैठी थी पद्मिनी, कोमल वदन, कोमल कमल वदन कामिनी। वह कोमल कमल के समान सुंदर शरीर वाली कमलांगी पद्मिनी उसके पास बैठी।
जैसे जैसे राजा रतन सेन शतरंज खेलने लगता है, रानी पद्मावती, राजकुमारी पद्मिनी मन ही मन में खोने लग जाती और मानो कवि ने प्रार्थना करी है, वह कहती है, हो सकता है, क्या कह रहा है देखिए उसके मन की बात, जू की ए जी पैदान तू मुझ वक्त सही प्रभु। और यदि यही व्यक्ति इस बाजी को जीत जाता है, मेरे लिए सबसे अच्छा अवसर यही होगा। मानो वो कामना कर रही है कि मेरे लिए सबसे सही अवसर यही है कि यह राजा जीत जाए। लेकिन आशंका, भय दोनों के ही मन में है। राजा रतन सेन के मन में भी आशंका है, रतन सेन भी डर रहा है। लेकिन राजा जो सिंघलद्वीप का राजा, उसके मन में यह जरूर है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, यह कोई वास्तव में बहुत ही वीर, बहादुर, बलशाली राजा है। इस तरह विचार करते करते सिंघलद्वीप का राजा अपने ध्यान को चूक जाता है, उसका ध्यान भंग हो जाता है और राजा रतन सेन बाजी को जीत लेता है। चारों ओर बहुत खुशी का वातावरण होता है, जय जयकार होने लगती है राजा रतन सेन की, और पद्मिनी उसके गले में जयमाला और वरमाला डाल देती है। तब सिंघलद्वीप का जो राजा है वो बहुत आवभगत करता है, बहुत दहेज दे देता है, और जो उसने अपनी बहन का विवाह करके जो उसने वादा किया था, मैं अपना आधा देश दूंगा, आधा भंडार दूंगा, और उससे भी अधिक दे देगा। देखिए उसने क्या दिया, बहुत पैरामनी दी। जो पैरामनी शब्द राजस्थानी संस्कृति है, पैरामनी संस्कृति, विवाह में जो दिया जाता है उसे पैरामनी कहा जाता है। अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए, बहन की खुशी के लिए बहुत दे देता है। और उसने दी 2000 दासियां, जो हर समय पद्मिनी के साथ रहती है, और वो दासियां और वो पद्मिनी इतनी सुंदर है, मानो भंवरे उनके चारों गुंजायमान कर रहे हैं। और भंवरा जिस प्रकार कमल को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार वो भंवरे भी उसको नहीं छोड़ते। कभी उसके रूप का वर्णन करते हुए कहता है पद्मिनी इतनी सुंदर है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है, जो इंद्राणी से भी अधिक है। और इस प्रकार राजा रतन सेन पद्मिनी से विवाह करता है, अपने मन की इच्छा पूर्ति हो जाती है। कुछ दिन, 5-10 दिन वहां रहता है, और राजा रतन सेन उचित अवसर देखकर सिंघलपति से अपने जाने की आज्ञा मांगता है। राजा सिंघलद्वीप का जो राजा है, वह उसकी इस इच्छा का सम्मान करता है, और अपने बहन की जितनी इच्छाएं हैं उन सबको पूरी करते हुए उसे विदा करने का तैयारी करता है। सिंघलद्वीप का राजा, राजा रतन सेन, रानी पद्मावती, उनकी समस्त दासियां, वे सभी लोग समुद्र के किनारे आते हैं और नावों में बिठाकर उनको समुद्र के पार कराया जाता है। और समुद्र में जब बैठने लगते हैं नावों में, तब सिंघलद्वीप का स्वामी उनसे विदा मांगता है और बहुत आदर सम्मान के साथ उनको विदा करके सिंघलद्वीप का स्वामी उन्हें अपने राज्य में लौट आता है। यहां अलग अलग डेरों में वो रुकते हैं और उनका आनंद लेते हैं, भोजन आदि का। यहां एक प्रसंग बदलता है। कवि वापस इस कथाक्रम को यहां रोककर पुनः हमें चित्तौड़ की तरफ ले जाता है, जहां हम पिक्चरों में कहते हैं ना फ्लैशबैक हुआ, कथा को वापस
पुराने इतिहास में ले जाता है। और कवि यह कहता है कि राजा रतन सेन जब अपने महल को छोड़कर गया था, उसकी बात को, उसके भेद को कोई नहीं जानता। जब शाम होने लगी, राजा दिखाई नहीं दिए, तो कोई भी दरबार का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि बिना राजा के बिना दरबार का आयोजन नहीं हो सकता। राजा को अंदर बाहर सब जगह देखा गया, लेकिन राजा कहीं भी नहीं मिला। तब उसका पुत्र अपनी माता, जो कहा गया है, वह जाकर पूछता है और माता जो घटना घटी उसकी बात को कहता है। यहां राजा रतन सेन का जो पुत्र है वो बहुत वीर है। वीरभान उसका नाम किया। वह वीरभान उचित अवसर की खोज में होता है। वह राज प्राप्त करना चाहता है और वह यह नहीं कहता कि राजा, जो उसकी मां ने बात बताई रहस्य कि राजा कहीं चला गया है, वह कहता है राजा महलों में जाप कर रहा है, योग साधना कर रहा है और अपने बल को बढ़ाना चाहता है, इसलिए यज्ञ कर रहा है। इस तरह की झूठी बुझा, कभी कुछ बात कभी कुछ बात, इस तरह की बात कहता है। जब अलग अलग बात होती है तब वहां के वीरों के मन में, मंत्रियों के मन में यह एक बात, शंका उत्पन्न होती है कि कहीं इस बेटे ने अपने पिता को मार तो नहीं दिया, कोई अकुशलता का समाचार तो नहीं है। और वह चिंतित हो गए। तभी एक घटना घटित होती। अब यहां वापस फ्लैशबैक का बात खत्म हो जाती। यहां राजा रतन सेन पद्मिनी से विवाह करके अपने राज्य लौट आते हैं। उनके साथ 4000 घोड़े, 2000 हाथी, 2000 पालकियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें उसकी सखियां बैठी हुई है। और उन पालकियों के बीच में जो सबसे सुंदर पालकी है, उसमें रानी पद्मिनी बैठी हुई। उन पालकियों के ऊपर जो कलश है वो सोने के बने हुए हैं और एक से एक बढ़कर वे सुंदर है। और वीर तो इतने साथ है जिनके तो कोई पार ही नहीं है, पार सेना साथ। इस प्रकार ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सेना का संचरण हो रहा है। और वो संपूर्ण सेना, राजा अपने उस पूरे समूह के साथ चित्तौड़ राज्य की तलहटी, गढ़ की तलहटी में आते हैं और बहुत कोलाहल होने लगता है। वीरभान को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। वह सोचता है, वो सभी सैनिकों को एकत्र करता है। सभी सैनिक दौड़कर आते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दूसरी सेना आ गई और बाजारों में भी हलचल होने लगी। तभी राजा रतन सेन का दूत दरबार में आता है और एक संदेश लेकर आता है। वीरभान उस संदेश को पढ़ता है और यह कहता है, वाह, आज का दिन बहुत धन्य है, मेरे पिता लौट आए। वह विनय पूर्वक, जबकि उसके मन में कपट है, कभी नहीं, लेकिन अब वह पिता के आने के बाद उस कपट को छोड़ देता है और वह राजा के स्वागत के लिए जाता है। सभी वीरजन भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं और राजा को देखने के लिए सभी लोग वहां एकत्र हो जाते हैं। राजा हाथी पर चढ़कर उत्सव पूर्वक मनाया जाता है और उत्सव पूर्वक, उत्साह पूर्वक महल में प्रवेश करता है। जगह जगह उत्सव मनाया जाता है और यह बात होती है कि राजा जो है पद्मिनी से विवाह करके आ गया। बहुत सुंदर महलों में पद्मिनी को रखा जाता है और उसके साथ
2000 दासियां भी रह गई। इसके बाद के प्रसंग में राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी के प्रेममय जीवन का वर्णन है। जहां जो हम बात सुनते हैं ना रानी के पद्मिनी के बारे में कि वो जब पीक निकलती थी, पान की पीक, तो उसके शरीर से दिखाई देता, बहुत सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया हुआ है। और जीवन में जितने सुख होते हैं, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे, देखेंगे, तब उसको बात प्रसंग को देखेंगे, तब उससे का वो सब वर्णन किया गया। और कवि यहाँ लिखता है, उस नारी के प्रेम के सागर में वह राजा झील रहा है, आनंदित कर रहा है, अवगाहन कर रहा है और उसका पार ही नहीं पा रहा है। अब एक कथाक्रम में एक मोड़ आता है, और मोड़ क्या है, और जो इस पूरी घटना को, इस पूरे कथाक्रम को, पूरा कथानक को एक नया रूप देता है। राजा रतन सेन के यहाँ एक राघव चेतन व्यास करके एक पंडित होता है। वह राजा से उसका बहुत स्नेह होता है और उससे इतना अधिकार है कि वो बिना सूचना के ही राजा के महल में आ जाता है, राजा से मिलता है और पूरे राजभवन में घूमता रहता है। एक दिन राजा रतन सेन अपनी रानी पद्मिनी के साथ प्रेम मगन होते हैं, तभी उसी कक्ष में यह राघव चेतन व्यास पहुंच जाता है। उस समय राघव चेतन व्यास को अपने कक्ष में देखकर राजा रतन सेन क्रोधित होते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। राजा रतन सेन के इस क्रोध को देखकर राघव चेतन समझ जाता है, मैं बिना सूचित किए हुए, बिना आज्ञा लिए हुए इनके कक्ष में प्रवेश कर गया हूं, ये मेरी गलती है। यहां रचनाकार कवि हेमरतन एक प्रसंग को जोड़ते हैं। मूल रूप में रचनाकार एक जैन संत कवि थे और उनका उद्देश्य कथा के माध्यम से समाज में कुछ आदर्श की स्थापना करना भी था, एक आदर्श की बात को कहलाना भी था। इसलिए वो कहते हैं, वहां एक नीति की बात का उल्लेख करते हैं, जहां पर ये कहा है जहां दो जने बैठे हों, पति पत्नी बैठे हों, वहां नहीं जाना चाहिए। जब तक आपको कोई किसी से मिलने जाए, आपको आसन दे, आपको नहीं बैठना चाहिए। जहां आपको कोई निमंत्रण नहीं देता, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। आप यदि किसी से बात करते हैं तो बात करते समय शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे उसने कहा, वह व्यक्ति मूर्ख है जो बात खुद करता है और खुद ही बात करते हुए हंसता है, वह भी व्यक्ति मूर्ख है। पति पत्नी बैठे हुए, वहां भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से वो एक नैतिक एक विचार प्रस्तुत करता है और उस विचार से ये कहा कि ये नीति का उल्लंघन किया राघव चेतन व्यास ने और इसीलिए उसे राजा के क्रोध का सामना करना पड़ा। और राघव चेतन व्यास बहुत दुखी होकर अपने आवास पर पहुंचता है और ये समझ जाता है कि जिस राज्य में मैं रह रहा हूं, उस राज्य का यदि राजा मेरे ऊपर क्रोधित है, मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, समझ लीजिए भगवान ही मुझसे रूठ गए हैं। जब राघव चेतन लौटने लगता है तब कोई भी उसे वापस बुलाता नहीं, न राजा, न रानी, न और कोई। राघव चेतन व्यास के मन में यह बात आती है, राजा जो मेरा इतना मित्र था, पद्मिनी के कारण इसने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। और यह भी बात उसके मन में आ जाती है, राजा कभी भी मित्र नहीं होता। और यह बात सत्य है
इस बात को कभी भी न तो आज तक किसी ने सुनी और न ही देखी। इस प्रकार राजा रतन सेन के राज्य से यह जानकर कि जिस राज्य में राजा आपसे क्रोधित हो जाए, राजा आपसे नाराज हो जाए, उस राज्य में उस राजा की नाराजगी को झेलकर, उसके क्रोध को झेलकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राजा का क्रोध, राजा की नाराजगी आपके लिए रोज रोज के लिए हानिकारक हो सकती है। यह विचार करके राघव चेतन व्यास ने चित्तौड़ का वास छोड़ दिया। अपने लोगों, अपने घर और जितने उसके पास धन था, उस धन को लेकर गुप्त तरीके से वह चित्तौड़ का त्याग कर देता है। आज का प्रसंग यही। धन्यवाद।